नमस्कार। चलिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी बाघ की खाल। रांची से लेकर चक्रधरपुर तक घना जंगल है। उसकी लंबाई कोई 75 मील होगी। इस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते हैं। उनमें बाघ सबसे खौफनाक होता है। कई साल हुए मेरा एक दोस्त और मैं रांची के एक दफ्तर में काम करते थे। हम दोनों चक्रधरपुर के रहने वाले थे। जब दफ्तर में छुट्टियां हो जाती तो हम दोनों घर चले जाते थे। वहाँ रेलवे लाइन है, एक मोटर बस चला करती है। एक बार हम दोनों को एक बड़े जरूरी काम से घर जाना पड़ा। संयोग से उस दिन मोटर बस भी ना मिली। आखिर यह तय किया कि पैरगाड़ी पर चलें। हिसाब लगाकर देखा कि अगर बीच में कहीं न ठहरे तो 9-10 घंटों में पहुंच जाएंगे। आखिर कुछ खाने पीने का सामान लेकर हम दोनों साइकिल पर सवार होकर शाम को 6 बजे निकल पड़े। उजाली रात थी। मील भर जाने के बाद चांद निकल आया। आसपास की पहाड़ियां दिखाई देने लगी। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था और उस सन्नाटे को चीरती हुई हमारी साइकिलें सन्न सन्न चली जा रही थी। थोड़ी थोड़ी दूर पर जंगली आदमियों की बस्तियां मिल जाती थी। उनकी झोपड़ियों से ढोल और बांसुरी की मीठी मीठी आवाजें आ जाती थी। हम दोनों इस दृश्य का आनंद उठाते चले जा रहे थे। अचानक मेरे दोस्त को चक्कर आ गया और वह साइकिल पर से गिर पड़ा। उसका यह हाल देखकर मेरी जान सूख गई। उसे तो हैजा हो गया था। अब क्या करूं? ना कोई बस्ती ना गांव, उसे कहाँ ले जाऊं? कुछ समझ में ना आता था। मैंने अपने दोस्त का नाम लेकर पुकारा, मगर उसके मुंह से कोई आवाज ना निकली। वह दर्द भरी आंखों से मेरी तरफ देखने लगा। उसकी यह दशा देखकर मुझे भी रोना आ गया। फिर सोचा, रोने से क्या होगा, देखूं यहाँ नजदीक कोई गांव है या नहीं, शायद किसी से कुछ मदद मिल जाए। मैंने अपने दोस्त से फिर पूछा, भाई तुम्हारा जी कैसा है, कुछ तो बताओ। फिर भी कोई जवाब नहीं। मैंने उसकी नाड़ी पर हाथ रखा। नाड़ी का कहीं पता नहीं। हाँ, सांस चल रही थी। सोचने लगा, इसे छोड़कर कैसे जाऊं? कोई जंगली जानवर आ पहुंचे तो लाश का भी पता ना चले। आखिर मैंने दोनों पैरगाड़ियों को एक पेड़ के सहारे खड़ा किया और अपने दोस्त को उस पर लिटाकर किसी गांव की तलाश में निकला। रास्ते में बार बार अपने दोस्त का ख्याल आने लगा। चारों ओर घना जंगल, पेड़ों के नीचे बड़ी मुश्किल से रोशनी पहुंचती थी। रास्ता ना दिखाई देता था। अचानक मैं एक पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ा। चोट तो ज्यादा ना आई, मगर हाथ पांव कुछ छिल गए। मैं फिर उठा कि एकाएक कुछ आहट पाकर पीछे की ओर ताका। क्या देखता हूँ कि कोई 15 गज की दूरी पर एक बाघ खड़ा है। मेरे होश उड़ गए। ऐसा जान पड़ा जैसे बदन में खून नहीं है। सांस तक बंद हो गई। मुझे खड़ा देखकर वह भी रुक गया। फिर मैंने सोचा कि शायद मुझे भ्रम हो गया है। शायद मैं किसी पेड़ की परछाई को बाघ समझ रहा हूँ। यह सोचकर मैं फिर आगे बढ़ा, मगर आंखें पीछे ही लगी रही। अब की बार सचमुच मुझे पत्तों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। मैंने फिर पीछे की ओर देखा। बाघ मेरे पीछे पीछे चला आ रहा था। मेरे रोए खड़े हो गए और मैं लकड़ी सा तन गया। कुछ सोचने की मुझ में शक्ति ही नहीं रही। मुझे खड़ा होते देखकर वह जमीन पर हाथ पांव फैलाकर बैठ गया। मुझे अब जान की कोई आशा न रही। ना तो मेरे पास कोई पिस्टल थी और ना चाकू। ना मालूम क्या सोचकर मैं बड़े जोर से चिल्ला उठा। बाघ मेरी आवाज सुनते ही उठा और चुपचाप जंगल की ओर चला गया। बाघ को जाते देखकर मैं इतना खुश हुआ कि क्या कहूँ। मेरी हिम्मत भी लौट आई। सोचने लगा, घर पहुंचकर सबको यह किस्सा सुनाऊंगा और कहूंगा कि अगर कोई इसी तरह बाघ के सामने पड़ जाए तो उसे खूब चिल्लाना चाहिए। यही सोचता हुआ मैं तेजी से आगे चला जा रहा था। अभी थोड़ी ही दूर गया था कि फिर कुछ आहट मिली। देखा तो सामने बाघ। मैंने तो अपनी समझ में बाघ को भगाने का मंत्र पा लिया था। लगा जोर से चिल्लाने।
मगर अब की बाघ वहां से हिला भी नहीं। उसका जवाब उसने यह दिया कि मुझसे 8-10 गज पर मारे खुशी के अपनी दुम हिलाने लगा। अब तो मेरी हिम्मत छूट गई। कह नहीं सकता कि मैं कितनी देर तक वहां खड़ा रहा। एकाएक मोटर के हॉर्न की आवाज कान में आई। फिर सोचा शायद यह भी भ्रम हो। फिर भी मुझे कुछ हिम्मत हुई। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा। कोई 8-10 कदम पीछे हटा था कि अचानक बाघ उठा। मेरा कलेजा मानो सिमटकर एड़ियों में धंस गया। बस वह मुझ पर फांदा। मैंने झट आंखें बंद कर ली और दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया, मगर बाघ मुझ पर फांदा नहीं, बल्कि जितनी दूर मैं पीछे हट गया था उतना ही वह आगे बढ़ाया और फिर बैठ गया। फिर हॉर्न की आवाज सुनाई दी। शायद कोई लारी रांची से आ रही थी। फिर मुझे होश नहीं कि क्या हुआ। सिर्फ इतना याद है कि मैं एक मर्तबा बड़े जोर से चिल्लाया था, मार डाला, मार डाला। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरा सिर किसी की जांघ पर रखा हुआ है और आसपास कई आदमी खड़े हैं। मेरा दोस्त भी वहीं बैठा हुआ है। मैंने उनसे थोड़ा पानी मांगा। उन्होंने मुझे गर्म दूध निकाल कर पिलाया। बाद में मुझे मालूम हुआ कि ये साहब इंजीनियर थे। अपने 3-4 दोस्तों के साथ टाटा नगर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें दिखाई दिया कि पेड़ के नीचे 2 आंखें सी चमक रही हैं। उन्हें बाघ समझकर बंदूक उठाई। अचानक उस पर मोटर की रोशनी पड़ते ही उन्होंने देखा कि वो आंखें नहीं बल्कि 2 पैरगाड़ियों की बत्तियां जल रही हैं। उन्होंने फौरन मोटर रोक लिया और उतरकर पेड़ के नीचे आए तो देखा कि एक आदमी बेहोश पड़ा है। उनके पास कुछ दवाएं थी। दवाएं पिलाने से उस आदमी की हालत कुछ संभल गई। उन्होंने उसे मोटर में बिठाया और चले ही आ रहे थे कि फिर देखा कि एक बाघ मेरी छाती पर दोनों अगले पंजे रखकर बैठा हुआ है। मोटर के करीब आते ही बाघ ने मुझे छोड़ दिया और भागा, मगर इंजीनियर साहब की बंदूक ने उसे वहीं पर ठंडा कर दिया। उन्हीं की मदद से हम दोनों घर पहुंचे। मेरे सारे कपड़े खून से तर थे। छाती में जख्म हो गया था। कई दिन मरहम पट्टी करने के बाद मैं अच्छा होकर फिर रांची लौटा। उसके थोड़े ही दिन बाद इंजीनियर साहब ने मुझे एक बाघ की खाल भेज दी और लिखा कि यह उसी बाघ की खाल है। यह खाल अभी तक मेरे पास मौजूद है। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी पागल हाथी। हाँ, यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। मोती राजा साहब की खास सवारी का हाथी था। यूं तो बहुत सीधा और समझदार था, पर कभी कभी उसका मिजाज गर्म हो जाता था और वह आपे में न रहता था। उस हालत में उसे किसी बात की सुध न रहती थी। महावत का भी दबाव न मानता था। एक बार इसी पागलपन में उसने अपने महावत को मार डाला। राजा साहब ने यह खबर सुनी तो उन्हें बहुत क्रोध आया। मोती की पदवी छिन गई। राजा साहब की सवारी से निकाल दिया गया। कुलियों की तरह उसे लकड़ियां ढोनी पड़ती, पत्थर लादने पड़ते और शाम को वह पीपल के नीचे मोटी मोटी जंजीरों से बांध दिया जाता। रातिब भी बंद हो गया। उसके सामने सूखी टहनियां डाल दी जाती थी और उन्हीं को चबाकर वह भूख की आग बुझाता। जब वह अपनी इस दशा को अपनी पहली दशा से मिलाता तो वह बहुत चंचल हो जाता। वह सोचता, कहाँ मैं राजा का सबसे प्यारा हाथी था और कहाँ आज मामूली मजदूर हूँ। यह सोचकर जोर जोर से चिघाड़ता और उछलता। आखिर एक दिन उसे इतना जोश आया कि उसने लोहे की जंजीरें तोड़ डाली और जंगल की तरफ भागा। थोड़ी ही दूर पर जाकर एक नदी थी। मोती पहले उस नदी में जाकर खूब नहाया, तब वहां से जंगल की ओर चला। इधर राजा साहब के आदमी उसे पकड़ने के लिए दौड़े, मगर मारे डर के कोई उसके पास ना जा सका। जंगल का जानवर जंगल में ही चला गया। जंगल में पहुंचकर अपने साथियों को ढूंढने लगा। वो कुछ दूर और आगे बढ़ा तो हाथियों ने जब उसके गले में रस्सी और पांव में टूटी जंजीर देखी
तो उससे मुंह फेर लिया, उसकी बात तक ना पूछी। उनका शायद मतलब था कि तुम गुलाम तो थे ही, अब नमक हराम गुलाम हो, तुम्हारी जगह इस जंगल में नहीं है। जब तक वे आंखों से ओझल ना हो गए, मोती वहीं खड़ा ताकता रहा। फिर न जाने क्या सोचकर वहां से भागता हुआ महल की ओर चला। वह रास्ते में ही था कि उसने देखा कि राजा साहब शिकारियों के साथ घोड़े पर चले आ रहे हैं। वह फौरन एक बड़ी चट्टान की आड़ में छिप गया। धूप तेज थी। राजा साहब जरा दम लेने को घोड़े से उतरे। अचानक मोती आड़ से निकल पड़ा और गरजता हुआ राजा साहब की ओर दौड़ा। राजा साहब घबराकर भागे और एक छोटी झोपड़ी में घुस गए। जरा देर बाद मोती भी पहुंचा। उसने राजा साहब को अंदर घुसते देख लिया था। पहले तो उसने अपनी सूंड से ऊपर का छप्पर गिरा दिया, फिर उसे पैरों से रौंदकर चूर चूर कर डाला। भीतर राजा साहब का मारे डर के बुरा हाल था। जान बचने की कोई आशा न थी। आखिर कुछ न सूझी तो वह जान पर खेलकर पीछे दीवार पर चढ़ गए और दूसरी तरफ कूदकर भाग निकले। मोती द्वार पर खड़ा छप्पर रौंद रहा था और सोच रहा था कि दीवार कैसे गिराऊं। आखिर उसने धक्का देकर दीवार गिरा दी। मिट्टी की दीवार पागल हाथी का धक्का क्या सहती। मगर जब राजा साहब भीतर न मिले तो उसने बाकी दीवारें भी गिरा दी और जंगल की तरफ चला गया। घर लौटकर राजा साहब ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो आदमी मोती को जीता पकड़ कर लाएगा उसे 1000 रुपया इनाम दिया जाएगा। कई आदमी इनाम के लालच में उसे पकड़ने के लिए जंगल गए, मगर उनमें से एक भी न लौटा। मोती के महावत का एक लड़का था। उसका नाम था मुरली। अभी वह कुल 8-9 बरस का था। इसलिए राजा साहब दया करके उसे और उसकी माँ को खाने पहनने के लिए कुछ खर्च दिया करते थे। मुरली था तो बालक, पर हिम्मत का धनी था। कमर बांधकर मोती को पकड़ लाने के लिए तैयार हो गया। मगर माँ ने बहुत समझाया और लोगों ने भी मना किया, मगर उसने किसी की एक ना सुनी और जंगल की ओर चल दिया। जंगल में गौर से इधर उधर देखने लगा। आखिर उसने देखा कि मोती सिर झुकाए उसी पेड़ की ओर चला आ रहा है। उसकी चाल से ऐसा मालूम होता था कि उसका मिजाज ठंडा हो गया है। ज्यों ही मोती उस पेड़ के नीचे आया, उसने पेड़ के ऊपर से पुचकारा, मोती। मोती इस आवाज को पहचानता था। वहीं रुक गया और सिर उठाकर ऊपर की ओर देखने लगा। मुरली को देखकर पहचान गया। यह वही मुरली था जिसे वह अपनी सूंड से उठाकर अपने मस्तक पर बैठा लेता था। मैंने ही इसके बाप को मार डाला है, यह सोचकर उसे बालक पर दया आई। खुश होकर सूंड हिलाने लगा। मुरली उसके मन के भाव को पहचान गया। वह पेड़ से नीचे उतरा और उसकी सूंड को थपकियां देने लगा। फिर उसे बैठने का इशारा किया। मोती बैठा नहीं। मुरली को अपनी सूंड से उठाकर पहले ही की तरह अपने मस्तक पर बिठा लिया और राजमहल की ओर चला। मुरली जब मोती को लिए हुए राजमहल के द्वार पर पहुंचा तो सबने दांतों उंगलियां दबाई। फिर भी किसी की हिम्मत ना होती थी कि मोती के पास जाए। मुरली ने चिल्लाकर कहा, डरो मत, डरो मत, मोती बिल्कुल सीधा हो गया है, अब वह किसी से ना बोलेगा। राजा साहब भी डरते डरते मोती के सामने आए। उन्हें कितना अचंभा हुआ कि वही पागल मोती अब गाय की तरह सीधा हो गया है। उन्होंने मुरली को 1000 रुपया इनाम तो दिया ही, उसे अपना खास महावत बना लिया और मोती फिर राजा साहब का सबसे प्यारा हाथी बन गया। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं भीष्म साहनी जी की लिखी कहानी गुलेलबाज लड़का। छठी कक्षा में पढ़ते समय मेरे तरह तरह के सहपाठी थे। एक हरबंश नाम का लड़का था जिसके सब काम अनूठे हुआ करते थे। उसे जब सवाल समझ में नहीं आता तो स्याही की दवात उठाकर पी जाता। उसे किसी ने कह रखा था कि काली स्याही पीने से अक्ल तेज हो जाती है। मास्टर जी गुस्सा होकर उस पर हाथ उठाते तो बेहद ऊंची आवाज में चिल्लाने लगता, मार डाला,
मास्टर जी ने मार डाला। वह इतनी जोर से चिल्लाता कि आसपास की जमातों के उस्ताद बाहर निकल आते कि क्या हुआ है। मास्टर जी ठिठक कर हाथ नीचा कर लेते। यदि वो उसे पीटने लगते तो हरबंस सीधा उनसे चिपट जाता और ऊंची ऊंची आवाज में कहने लगता, अब की माफ कर दो जी, आप बादशाह हो जी, आप अकबर महान हो जी, आप सम्राट अशोक हो जी, आप माई बाप हो जी, आप दादा हो जी, परदादा हो जी। क्लास में लड़के हंसने लगते और मास्टर जी झेंपकर उसे पीटना छोड़ देते। ऐसा था वह हरबंस। हर दिन बाग से एक मेढक पकड़ लाता और कहता कि हाथ पर मेढक की चर्बी लगा लें तो मास्टर जी के बेत का कोई असर नहीं होता। हाथ को पता ही नहीं चलता कि बेत पड़ा है। एक दूसरा सहपाठी था, बोधराज। इससे हम सब डरते थे। जब वह चिकोटी काटता तो लगता जैसे सांप ने डस लिया है। बड़ा जालिम लड़का था। गली की नाली पर जब बर्रे आकर बैठती तो नंगे हाथ से वह बर्रे पकड़कर उसका डंक निकाल लेता और फिर बर्रे की टांग में धागा बांधकर उसे पतंग की तरह उड़ाने की कोशिश करता। बाग में जाते तो फूल पर बैठी तितली को लपक कर पकड़ लेता और दूसरे क्षण उंगलियों के बीच मसल डालता। अगर मसलता नहीं तो फड़फड़ाती तितली में पिन खोस कर उसे अपनी कापी में टांक लेता। उसके बारे में कहा जाता था कि अगर बोधराज को बिच्छू काट ले तो स्वयं बिच्छू मर जाता है। बोधराज का खून इतना कड़वा है कि उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। सारा वक्त उसके हाथ में गुलेल रहती और उसका निशाना अचूक था। पक्षियों के घोंसलों पर तो उसकी विशेष कृपा रहती थी। पेड़ के नीचे खड़े होकर वह ऐसा निशाना बांधता कि दूसरे ही क्षण पक्षियों की चोंचों सुनाई देती और घोंसलों में से तिनके और थिंगलियां टूटकर हवा में छितरने लगते, या वह झट से पेड़ पर चढ़ जाता और घोंसलों में से अंडे निकाल लाता। जब तक वह घोंसलों को तोड़ फोड़ नहीं डाले उसे चैन नहीं मिलता था। उसे कभी भी कोई ऐसा खेल नहीं सूझता था जिसमें किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया गया हो। बोधराज की माँ भी उसे राक्षस कहा करती थी। बोधराज जेब में तरह तरह की चीजें रखे घूमता, कभी मैना का बच्चा या तरह तरह के अंडे या कांटेदार झाऊ चूहा। उससे सभी छात्र डरते थे। किसी के साथ झगड़ा हो जाता तो बोधराज सीधा उसकी छाती में टक्कर मारता या उसके हाथ पर काट खाता। स्कूल के बाद हम लोग तो अपने अपने घरों को चले जाते, मगर बोधराज ना जाने कहाँ घूमता रहता। कभी कभी वह हमें तरह तरह के किस्से सुनाता। एक दिन कहने लगा, हमारे घर में एक गोह रहती है। जानते हो गोह क्या होते हैं? नहीं तो क्या होती है गोह? गोह सांप जैसा एक जानवर होता है, बलिष्ठ भर लंबा, मगर उसके पैर होते हैं, 8 पंजे होते हैं। सांप के पैर नहीं होते। हम सिहर उठे। हमारे घर में सीढ़ियों के नीचे गोह रहती है। वह बोला, जिस चीज को वह अपने पंजों से पकड़ ले वह उसे कभी भी नहीं छोड़ती, कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ती। हम फिर सिहर उठे। चोर अपने पास गोह को रखते हैं। वे दीवार फांदने के लिए गोह का इस्तेमाल करते हैं। वे गोह की एक टांग में रस्सी बांध देते हैं, फिर जिस दीवार को फांदना हो रस्सी झुलाकर दीवार के ऊपर की ओर फेंकते हैं। दीवार के साथ लगते ही गोह अपने पंजे से दीवार को पकड़ लेता है। इसका पंजा इतना मजबूत होता है कि फिर रस्सी को 10 आदमी भी खींचे तो गोह दीवार को नहीं छोड़ता। चोर उसी रस्सी के सहारे दीवार फांद जाते हैं। फिर दीवार को तुम्हारी गोह कैसे छोड़ती है? मैंने पूछा। ऊपर पहुंचकर चोर उसे थोड़ा सा दूध पिलाते हैं। दूध पीते ही गोह के पंजे ढीले पड़ जाते हैं। इसी तरह के किस्से बोधराज हमें सुनाता। उन्हीं दिनों मेरे पिताजी की तरक्की हुई और हम लोग एक बड़े घर में जाकर रहने लगे। घर नहीं था, बंगला था, मगर पुराने ढंग का और शहर के बाहर। फर्श ईंटों के, छत ऊंची ऊंची और ढलवा, कमरे बड़े बड़े, लेकिन दीवार में लगता था जैसे गारा भरा हुआ है। बाहर खुली जमीन थी और पेड़ पौधे भी थे। घर तो अच्छा था मगर बड़ा और खाली खाली सा था। शहर से दूर होने के कारण मेरा कोई दोस्त यार भी वहां पर नहीं आता था। तभी वहां बोधराज आने लगा। शायद उसे मालूम हो गया कि वहां शिकार अच्छा मिलेगा, क्योंकि उस पुराने घर में और घर के आंगन में
अनेक पक्षियों के घोंसले थे। आसपास बंदर घूमते थे और घर के बाहर झाड़ियों में नेवले के 2 बिल भी थे। घर के पिछले हिस्से में एक बड़ा कमरा था जिसमें माँ ने फालतू सामान भरकर गोदाम सा बना दिया था। यहाँ पर कबूतरों का डेरा था। दिन भर गुटुरगू चलती रहती। वहाँ पर टूटे रोसेदान के पास एक मैना का भी घोंसला था। कमरे के फर्श पर पंख और टूटे अंडे और घोंसलों के तिनके बिखरे रहते थे। बोधराज आता तो मैं उसके साथ घूमने निकल जाता। एक बार वह झाऊ चूहा लाया जिसका काला थूथना और कटीले बाल देखते ही मैं डर गया था। माँ को मेरा बोधराज के साथ घूमना अच्छा नहीं लगता था, मगर वह जानती थी कि मैं अकेला घर में पड़ा पड़ा क्या करूँगा। माँ भी उसे राक्षस कहती थी और उसे बहुत समझाती थी कि वह गरीब जानवरों को तंग नहीं किया करे। एक दिन माँ मुझसे बोली, अगर तुम्हारे दोस्त को घोंसले तोड़ने में मजा आता है तो उससे कहो कि हमारे गोदाम में से घोंसलों को साफ कर दे। चिड़ियों ने कमरे को बहुत गंदा कर रखा है। मगर माँ, तुम ही तो कहती थी कि जो घोंसले तोड़ता है उसे पाप चढ़ता है। मैं यह थोड़े ही कहती हूँ कि पक्षियों को मारो। ये तो पक्षियों पर गुलेल चलाता है, उन्हें मारता है। घोंसला हटाना तो दूसरी बात है। जब बोधराज घर पर आया तो मैं घर का चक्कर लगाकर उसे पिछवाड़े की ओर गोदाम में ले गया। गोदाम में ताला लगा था। हम ताला खोलकर अंदर गए। शाम हो रही थी और गोदाम के अंदर झुटपुटा सा छाया था। कमरे में पहुंचे तो मुझे लगा जैसे हम किसी जानवर की मान में पहुंच गए हों। भला की बू थी और फर्श पर बिखरे हुए पंख और पक्षियों की बीट। सच पूछो तो मैं डर गया। मैंने सोचा यहाँ भी बोधराज अपना घिनौना शिकार खेलेगा। वह घोंसलों को तोड़ तोड़ कर गिराएगा, पक्षियों के पर नोचेगा, उनके अंडे तोड़ेगा, ऐसे सभी बातें करेगा जिससे मेरा दिल दहलता था। ना जाने माँ ने क्यों कह दिया था कि इसे गोदाम में ले जाओ और इससे कहो कि गोदाम में से घोंसले साफ कर दे। मुझे तो इसके साथ खेलने को भी मना करती थी और अब कह दिया कि घोंसले तोड़ो। मैंने बोधराज की ओर देखा तो उसने गुलेल संभाल ली थी और बड़े चाव से छत के नीचे मैना के घोंसले की ओर देख रहा था। गोदाम की ढलवा छतें तिकोना सा बनाती थी। 2 पल्ले ढलवा उतरते थे और नीचे एक लंबी साहतीर कमरे के आर पार डाला गया था। इसी साहतीर पर टूटे हुए रोसेदान के पास ही एक बड़ा सा घोंसला था जिसमें से उभरे हुए तिनके, रुई के फाहे और लटकती थिलकियां हमें नजर आ रही थी। यह मैना का घोंसला था। कबूतर अलग से दूसरी ओर साहतीर पर गुटुरगू कर रहे थे और सारा वक्त साहतीर के ऊपर मटर गश्ती कर रहे थे। घोंसले में मैना के बच्चे हैं, बोधराज ने कहा और अपनी गुलेल साध दी। तभी मुझे घोंसले में से छोटे छोटे बच्चों की पीली पीली नन्ही चोंचें झांकती नजर आई। देखा, बोधराज कह रहा था, ये बिलायती मैना है, इधर घोंसला नहीं बनाती। इनके माँ बाप जरूर अपने काफिले से बिछड़ गए होंगे और यहाँ आकर घोंसला बना लिया होगा। इनके माँ बाप कहाँ हैं? मैंने पूछा। चुग्गा लेने गए हैं, अभी आते ही होंगे, कहते हुए बोधराज ने गुलेल उठाई। मैं उसे रोकना चाहता था कि घोंसले पर गुलेल नहीं चलाए, पर तभी बोधराज को गुलेल से फर्र की आवाज निकली और इसके बाद जोर के टन की आवाज आई। गुलेल का कंकड़ घोंसलों से न लगकर सीधा छत पर जाकर लगा था जहां टीन की चादरें लगी थी। दोनों चोंच घोंसले के बीच कहीं गायब हो गई और फिर सख्ता सा आ गया। लग रहा था मानो मैना के बच्चे सहम कर चुप हो गए थे। तभी बोधराज ने गुलेल से एक और वार किया। अब की बार कंकड़ साहतीर से लगा, बड़ा अकड़ा करता था। 2 निशाने चूक जाने पर वह बौखला उठा। अब की बार वह थोड़ी देर तक चुपचाप खड़ा रहा। जिस वक्त मैना के बच्चों ने चोंच फिर से उठाई और घोंसले के बाहर झांक कर देखने लगे, उसी समय बोधराज ने तीसरा वार किया। अब की कंकड़ घोंसले के किनारे पर लगा। 3-4 तिनके और रुई के गाले उड़े और छितरा छितरा कर फर्श की ओर उड़ने लगे, लेकिन घोंसला गिरा नहीं। बोधराज ने फिर से गुलेल तान ली थी।
तभी कमरे में एक भयानक सा साया डोल गया। हमने नजर उठाकर देखा, रोशनदान में से आने वाली रोशनी सासा ढक गई थी। रोशनदान के खींचे पर एक बड़ी सी चील आकर बैठ गई थी। हम दोनों ठिठक कर उसकी ओर देखने लगे। रोशनदान में बैठी चील भयानक सी लग रही थी। यह चील का घोंसला होगा। चील अपने घोंसले में लौटी है। मैंने कहा, नहीं, चील का घोंसला यहाँ कैसे हो सकता है? चील अपना घोंसला पेड़ों पर बनाती हैं। यह मैना का घोंसला है। उस वक्त घोंसले में से चोंचों की ऊंची आवाज आने लगी। घोंसले में बैठे मैना के बच्चे फड़फड़ाने और चिल्लाने लगे। हम दोनों निश्चेष्ट से खड़े हो गए, यह देखने के लिए कि चील अब क्या करेगी। हम दोनों टकटकी बांधे चील की ओर देखे जा रहे थे। चील रोशनदान में से अंदर आ गई। उसने अपने पर समेट लिए थे और रोशनदान पर से उतरकर गोदाम के आर पार लगे सातीर पर बैठ गई थी। वह अपना छोटा सा सिर हिलाती, कभी दाएं और कभी बाएं, और फिर देखने लगती। मैं चुप था, बोधराज भी चुप था। न जाने वह क्या सोच रहा था। घोंसले में से बराबर चोंचों की आवाज आ रही थी, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। मैना के बच्चे बुरी तरह डर गए थे। ये यहाँ रोज आती होगी, बोधराज बोला। अब मेरी समझ में आया कि क्यों फर्श पर जगह जगह पंख और मांस के लोथड़े बिखरे पड़े रहते हैं। जरूर हर दिन चील घोंसले पर झपट्टा मारती रही होगी। मांस के टुकड़े और खून सने पर इसी की चोंच से गिरते होंगे। बोधराज अभी भी टकटकी बांधे चील की ओर देख रहा था। अब चील धीरे धीरे सातीर पर चलती हुई घोंसले की ओर बढ़ने लगी थी और घोंसले में बैठे मैना के बच्चे पर फड़फड़ाने और चिल्लाने लगे थे। जब से चील रोशनदान पर आकर बैठी थी, मैना के बच्चे चीखे जा रहे थे। बोधराज अब भी मूर्तिवत खड़ा चील की ओर ताके जा रहा था। मैं घबरा उठा। मैं मन में बार बार कहता, क्या फर्क पड़ता है अगर चील मैना के बच्चों को मार डालती है या बोधराज अपनी गुलेल से उन्हें मार डालता है। अगर चील नहीं आती तो इस वक्त तक बोधराज ने मैना का घोंसला नोच भी डाला होता। तभी बोधराज ने गुलेल उठाई और सीधा निशाना चील पर बांध दिया। चील को मत छेड़ो, वह तुम पर झपटेगी, मैंने बोधराज से कहा, मगर बोधराज ने मेरी बात नहीं सुनी और गुलेल चला दी। चील को निशाना नहीं लगा। कंकड़ छत से टकरा कर नीचे गिर पड़ा और चील ने अपने बड़े बड़े पंख फैलाए और नीचे सिर किए घूरने लगी। चलो यहाँ से निकल चलें, मैंने डर कर कहा। नहीं, हम चले गए तो चील बच्चों को खा जाएगी। उसके मुंह से यह वाक्य मुझे बड़ा अटपटा लगा। स्वयं ही तो घोंसला तोड़ने के लिए गुलेल उठा लाया था। बोधराज ने एक और निशाना बांधा, मगर चील उस सातीर पर से उड़ी और गोदाम के अंदर पर फैलाए तैरती हुई आधा चक्कर काटकर फिर सहतीर पर जाकर बैठी। घोंसले में बैठे बच्चे बराबर चोंचों किए जा रहे थे। बोधराज ने झट से गुलेल मुझे थमा दी और जेब से 5-7 कंकड़ निकालकर मेरी हथेली पर रखे। तुम चील पर गुलेल चलाओ, चलाते जाओ, उसे बैठने नहीं देना, उसने कहा और स्वयं भागकर दीवार के साथ रखी मेज पर एक टूटी हुई कुर्सी चढ़ा दी और फिर उछलकर मेज पर चढ़ गया और वहां से कुर्सी पर जा खड़ा हुआ। फिर बोधराज ने दोनों हाथ ऊपर को उठाए, जैसे तैसे अपना संतुलन बनाए हुए उसने धीरे से दोनों हाथों से घोंसलों को सातीर पर से उठा लिया और धीरे धीरे कुर्सी पर से उतरकर मेज पर आ गया और घोंसलों को थामे हुए ही छलांग लगा दी। चलो बाहर निकल चलो, उसने कहा और फिर दरवाजे की ओर लपका। गोदाम में से निकलकर हम गैराज में आ गए। गैराज में एक ही बड़ा दरवाजा था और दीवार में छोटा सा एक झरोखा। यहाँ भी गैराज के आर पार लकड़ी का एक सहतीर लगा था। यहाँ पर चील नहीं पहुँच सकती, बोधराज ने कहा और इधर उधर देखने लगा। थोड़ी देर में घोंसले में बैठे मैना के बच्चे चुप हो गए। बोधराज बक्से पर चढ़कर मैना के घोंसले में झांकने लगा। मैंने सोचा अभी हाथ बढ़ाकर दोनों बच्चों को एक साथ उठा लेगा, जैसा वह अक्सर किया करता था। फिर भले ही उन्हें जेब में डालकर घूमता फिरे, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वह देर तक घोंसले के अंदर झांकता रहा और फिर बोला, थोड़ा पानी लाओ,
इन्हें प्यास लगी है, इनकी चोंच में बूंद बूंद पानी डालेंगे। मैं बाहर गया और एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले आया। दोनों नन्हे नन्हे बच्चे चोंच ऊपर उठाए हाँफ रहे थे। बोधराज ने उनकी चोंच में बूंद बूंद पानी डाला और बच्चों को छूने से मना कर दिया, ना ही स्वयं उन्हें छुआ। इन बच्चों के माँ बाप यहाँ कैसे पहुँचेंगे? मैंने पूछा। वे इन झरोखों में से आ जाएंगे, वे अपने आप इन्हें ढूंढ निकालेंगे। हम देर तक गैराज में बैठे रहे। बोधराज देर तक मंसूबे बनाता रहा कि वह कैसे रोशनदान को बंद कर देगा ताकि चील कभी गोदाम के अंदर ना आ सके। उस शाम वह चील की ही बातें करता रहा। दूसरे दिन जब बोधराज मेरे घर आया तो ना तो उसके हाथ में गुलेल थी और ना जेब में कंकड़, बल्कि जेब में बहुत सा चुग्गा भरकर लाया था। और हम दोनों देर तक मैना के बच्चों को चुग्गा डालते और उनके करतब देखते रहते। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी नीलम की मौसी। हाँ, यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। नीलम एक गांव के गरीब परिवार में पैदा हुई थी। उसके माता पिता गांव में एक खेत में मजदूरी करते थे। बहुत ही मुश्किल से गुजर बसर होता था। नीलम 2 साल की थी तभी गांव में बाढ़ आ गई। नीलम के पिता उस बाढ़ में बह गए। नीलम और उसकी माँ किसी तरह बच गई। नीलम की माँ को भी गहरी चोटें आई थी। अस्पताल में नीलम को अपनी बहन बबीता को देते हुए नीलम की माँ ने कहा, बहन, इसे अपनी बेटी बनाकर पालना। यह सुनकर बबीता ने कहा, ऐसा क्यों बोलती हो दीदी, आप ठीक हो जाओगी। यह सुनकर नीलम की माँ के आंसू बहने लगे और कुछ ही देर में उसने अपने प्राण त्याग दिए। बबीता ने अपने पति मोहनलाल जी की मदद से किसी तरह नीलम की मां का अंतिम संस्कार किया और फिर वह नीलम को लेकर शहर चली आई। शहर में उनका छोटा सा फ्लैट था जो कि किराए पर था। मोहनलाल जी एक छोटी सी नौकरी कर शहर में गुजर बसर कर रहे थे। इस पर नीलम के आने के बाद खर्च और बढ़ गया था। 2 साल की बच्ची को पालना भी आसान नहीं था। मोहनलाल जी को यह सब पसंद नहीं आ रहा था। बबीता किसी तरह नीलम को पाल रही थी। कुछ दिन बाद एक दिन बबीता अपने पड़ोस में रहने वाली सहेली सुजाता से बात कर रही थी। बहन, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। इनकी थोड़ी सी तनख्वाह से हमारा ही गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। अब नीलम के आ जाने से बहुत परेशानी हो रही है। सुजाता ने कहा, एक काम कर, इसे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ा, वहां अपने आप पल जाएगी। बबीता बोली, ये क्या कह रही है तू? मेरी बहन की अमानत है। मेरा अपना बच्चा होता तो क्या मैं उसे अनाथ आश्रम में छोड़ देती? यह सुनकर सुजाता ने कहा, मुझे माफ कर दे, ना जाने मैं भी क्या बोल गई। एक काम कर ना, मैं इसे कुछ घंटे संभाल लूंगी, तू कोई काम ढूंढ ले। मेरा मतलब है कुछ घरों में काम करना शुरू कर ले। सुबह साफ सफाई करने का काम मिल जाएगा, इससे इसका खर्च तो निकल ही जाएगा। बबीता ने बोला, तू ठीक कह रही है, अगर तू इसे कुछ देर संभाल लेगी तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। सुजाता ने कहा, अरे ये तो पुण्य का काम है, तू चिंता मत कर। बबीता को एक रास्ता नजर आ रहा था। शाम को उसने मोहनलाल जी से बात की। उन्होंने कहा, जैसा तुम चाहो करके देख लो, नहीं तो इसी किसी को देना ही पड़ेगा। अगले दिन से बबीता काम ढूंढने लगती है। कुछ लोगों से बात करके उसे 2 घरों में काम मिल जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। नीलम अब 5 साल की हो गई थी। बबीता अब घरों में पूरे दिन काम करती थी। नीलम अब घर में अकेले रह सकती थी। बीच बीच में सुजाता उसकी देखभाल करने के लिए आ जाती थी। बबीता को मेहनत करके भी एक खुशी मिलती थी। नीलम को वह बहुत प्यार से रखती थी। धीरे धीरे मोहनलाल जी का स्वभाव भी बदलने लगा था। वो भी नीलम को अपनी बेटी मानने लगे थे। बबीता ने नीलम का एक स्कूल में दाखिला करा दिया। दोनों नीलम को बेटी की तरह पाल रहे थे। नीलम जब 14 साल की हुई तो उसे पता लग गया था कि वह अपनी मौसी के घर में पल रही है। बबीता दिन भर काम करती थी। शाम को थक हार कर जब वह घर आती तो वह नीलम से कुछ काम करने के लिए कह देती थी, जिससे नीलम को लगने लगा था कि उसकी मौसी खुद तो सारा दिन घूमती रहती हैं और सारा काम उस पर डाल देती हैं। नीलम के मन में मौसी के प्रति नफरत सी भरने लगी थी। नीलम अब सुजाता से भी
बात नहीं करती थी, इसलिए सुजाता ने भी आना छोड़ दिया था। इस तरह समय बीत रहा था। समय के साथ नीलम के मन में बबीता के प्रति नफरत बढ़ती जा रही थी। कुछ दिन बाद तो उसने बबीता को उल्टे जवाब देना भी शुरू कर दिया था। नीलम के मन में एक बात घर कर गई थी कि उसकी मौसी उसे नौकरानी बनाकर काम करवाने के लिए लाई है। पता नहीं उसके माता पिता मरे भी हैं या मौसी ने झूठ बोल दिया। मोहनलाल जी और बबीता को नीलम के इस व्यवहार से बहुत दुख होता था। वे दोनों नीलम को समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन वह उन्हें उल्टा ही बोल देती थी। नीलम की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसने नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। एक दिन उसने घर आकर बबीता को बताया कि उसे एक कंपनी में नौकरी मिल गई है। बबीता बहुत खुश हुई कि उसने अपनी बहन से किया वादा पूरा किया। नीलम को अभी नौकरी करते हुए कुछ ही दिन हुए थे कि उसने अलग फ्लैट किराए पर ले लिया और वह अलग रहने लगी। जब नीलम जा रही थी तो बबीता ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कहने लगी, मैं अब तुम्हारे गुलाम बनकर नहीं रह सकती, इसलिए मैं जा रही हूँ। मोहनलाल जी और बबीता को बहुत दुख हुआ। बबीता ने अब काम पर जाना छोड़ दिया था, उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी। इधर नीलम को काम करते करते एक लड़के से प्यार हो गया। दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। एक दिन बबीता दवाई लेने डॉक्टर के पास जा रही थी, तभी उसे रास्ते में सुजाता मिली। कैसी है बहन, ये क्या हाल बना रखा है? बबीता ने रोते हुए उसे सारी बात बताई। तब सुजाता ने कहा, अरे मैंने जो नया घर लिया था वहीं पास ही में एक फ्लैट में नीलम रहती है, उसने तो शादी कर ली, तुझे नहीं बताया? यह सुनकर बबीता का दिल टूट गया। वो बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी। एक दिन नीलम के पति रोशन किसी काम से जा रहे थे, उन्हें रास्ते में सुजाता मिली। पड़ोसी होने के नाते सुजाता ने नीलम का हालचाल पूछ लिया। तब रोशन ने पूछा कि वो नीलम को कैसे जानती हैं। सुजाता ने रोशन को सारी बात बताई कि कैसे बबीता ने नीलम को पाल पोस कर बड़ा किया। यह सुनकर रोशन को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। रोशन ने नीलम से जाकर इस बारे में पूछा, नीलम, तुम्हारे माता पिता इसी शहर में हैं, तुमने बताया नहीं? नीलम, आपको कैसे पता? वैसे वो मेरी मौसी हैं, जिन्होंने आज तक ये नहीं बताया कि मेरे माता पिता कहाँ हैं। वो तो बस मुझे नौकरानी बनाकर रखना चाहती थी। तब रोशन ने कहा, कोई भी मालकिन अपनी नौकरानी से बिछुड़ने के गम में मरने जैसी हालत में नहीं पहुंच जाती। वो तुम्हारे से बिछुड़ने का दुख सहन नहीं कर पा रही हैं, तुम्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए। ये बात सुनकर नीलम ने कहा, ये फिर कोई नई चाल होगी मौसी की। तब रोशन ने कहा, अगर वो उस समय तुम्हें नहीं पालती तो शायद आज तुम जिंदा भी नहीं होती। रोशन की बात सुनकर नीलम को अपने किए पर पछतावा होने लगा। उसने मौसी से जाकर मिलने की सोची। 2 दिन बाद नीलम अपने पति रोशन के साथ मौसी से मिलने गई। वहां जाकर पता लगा कि 2 दिन पहले ही बबीता सबको छोड़कर चली गई। नीलम उसकी फोटो के सामने फूट फूट कर रोने लगी। मोहनलाल जी नीलम को संभालते हुए कहा, बेटी, वापस आने में बहुत देर कर दी, तेरी मौसी तुझे बहुत याद करती थी। नीलम ने प्रायश्चित करने की सोची। नीलम और उसके पति रोशन मोहनलाल जी को अपने घर ले आए। नीलम उनकी पिता की तरह देखभाल करती थी। रोशन भी उन्हें अपने घर के बड़े बुजुर्ग की तरह मान सम्मान देता था। नीलम हर दिन बबीता की फोटो के सामने दीपक जलाकर उनसे माफी मांगती थी। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी सबक जिंदगी का। हाँ, यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। शरद अभी ऑफिस से निकला ही था कि कोमल का फोन आ गया। कोमल, शरद कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, आज मूवी देखने जाना था। शरद, कोमल, मैं ऑफिस के काम में ऐसा उलझा कि सब कुछ भूल गया। तुम कहाँ हो? मैं अभी तुम्हें पिक करता हूँ। यह कहते कहते शरद गाड़ी में बैठ गया। लैपटॉप का बैग पीछे की सीट पर रखकर जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करने लगा। कोमल, रहने दो, अब मूड नहीं है। मैं 2 घंटे से तैयार होकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी, कभी तो मेरा ध्यान रखा करो। शरद, यार कोमल, बोला ना भूल गया। अब इतनी सी बात के लिए मूड खराब मत करो, चलो डिनर बाहर करने चलते हैं।
कोमल, नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी और खाना भी नहीं बनाऊंगी। तुम्हें कुछ ऑर्डर करना हो तो कर देना। शरद को भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर उसने बात को संभालते हुए कहा, शरद, अच्छा बताओ क्या ऑर्डर करना है? कोमल, हर काम मेरे से पूछ कर करते हो, जो खाना हो मंगा लेना। यह कहकर कोमल ने फोन काट दिया। शरद को बहुत गुस्सा आ रहा था। पूरा दिन ऑफिस में बॉस से चिक चिक, घर पहुंचो तो बीबी के नखरे। शरद गाड़ी चलाकर घर पहुंचा। उसने कोमल को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोमल ने उसकी एक न मानी। हार कर शरद भी बिना डिनर किए सोने चला गया। 2 साल हुए थे दोनों की शादी को। शरद और कोमल की अरेंज मैरिज हुई थी। शुरू के 1 साल दोनों बहुत खुश थे, लेकिन इसके बाद शरद ने एक नई कंपनी में अप्लाई किया। उसे गुरुग्राम में नौकरी मिल गई। पैकेज अच्छा था, दोनों बहुत खुश थे। वहीं शरद ने 6 महीने बहुत मन लगाकर काम किया तो उसका प्रमोशन हो गया। गाड़ी तो शरद के पास पहले से ही थी। उसने एक फ्लैट खरीद लिया जिसकी EMI बहुत ज़्यादा थी। शुरू में लगा कि चलो देखा जाएगा, लेकिन उस अपार्टमेंट में रहने का सुख ही अलग था। इस सुख को पाने के चक्कर में हर महीने 12-12 घंटे काम करके भी EMI भरना मुश्किल होता जा रहा था। इधर कंपनी के बॉस को उसने मकान के मुहूर्त में बुलाकर एक और बड़ी गलती कर दी। बॉस को जैसे पता लगा कि इसने 20 साल के लिए EMI बांध ली है, अब कहीं जॉब छोड़कर नहीं जा सकता। उसने शरद से ज़्यादा काम लेना शुरू कर दिया। बात बात में उसे नीचा दिखाना, जो काम उसका नहीं था वह भी उस पर लाद दिया जाता। शरद बेचारा सब कुछ सहकर भी कोमल को खुश रखने की कोशिश करता था। इधर छोटे शहर से गुरुग्राम के अपार्टमेंट में आई कोमल अब यहाँ के तौर तरीके सीखने लगी थी। सोसाइटी में रहने वाले लोगों से दोस्ती हो गई। अब उनके जैसे लाइफस्टाइल को अपनाने के चक्कर में अनाप शनाप खर्च करने लगी। कोमल के लिए लाइफ केवल एंजॉय करने के लिए थी। कोमल को हर दिन घूमने जाना था, मूवी, थिएटर, बाहर डिनर, इन सब का शौक लग गया था क्योंकि स्टेटस अपडेट करना था। इसके अलावा शरद के साथ महीने में एक बार टूर प्लान कर लेती थी, जिसे ना चाहते हुए भी शरद को मानना पड़ता था। शरद की जिंदगी पत्नी और बॉस को खुश करने में बर्बाद हो रही थी। खर्च कम करने की बात पर घर में लड़ाई हो जाती थी। कोमल, बाकी लोग भी तो मेंटेन कर ही रहे हैं, सिर्फ सोच का फर्क है। जैसी आदत डालोगे वैसी डली रहेगी। शरद, उनकी और हमारी कमाई में जमीन आसमान का अंतर है। इनमें से कुछ लोग तो बहुत पहले से यहाँ रह रहे हैं, हमें अभी 20 साल EMI भरनी है। कोमल, तुम कहीं और जॉब के लिए अप्लाई भी तो नहीं करते, तुम भी तो इसी कंपनी से चिपके रहना चाहते हो सकता है अच्छा पैकेज मिल जाए। शरद, नौकरी बदलने के रिस्क के लिए सेविंग होनी चाहिए। यहाँ महीने का लास्ट आने से पहले ही पूरे खर्च हो जाते हैं। अगली सैलरी तक के खर्चे क्रेडिट कार्ड से करने पड़ते हैं। मेरी बात मानो तो कुछ दिन के लिए ऐसा बंद कर दो। कोमल, ये सब तो तुम्हें यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था। मेरी कितनी बेइज्जती होगी। मैंने तुम्हारी भी कितनी तारीफ की है यहाँ सोसाइटी में, उसका क्या? ये लोग हमें बहुत अमीर समझते हैं। मैं ये सब नहीं कर सकती, तुम्हें किसी तरह अपनी इनकम बढ़ानी होगी। शरद चुप रह गया। वह अंदर ही अंदर घुट रहा था। शादी से पहले छोटे से शहर में एक छोटा सा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाता था। कितना सुखी था। सुबह क्लास होती, दोपहर को खाना खाने घर आता, फिर 2-3 घंटे आराम करके शाम की क्लास के लिए निकल जाता। रात को 10 बजे घर आ जाता तो कोमल गरम गरम खाना परोसती। तरक्की के चक्कर में माता पिता को भी छोड़ दिया। उन्होंने कितना मना किया था, बेटा जो मिल रहा है उसमें सब्र कर, लेकिन उनकी एक बात नहीं मानी। तब तो गाड़ी खरीदने का शौक था। एक बार अपना घर क्या छोड़ा, एक बार भी माता पिता से मिलने नहीं गया। छोटा भाई वही इंस्टीट्यूट चला रहा है, बार बार फोन पर कहता है, भैया मुझे भी बुला लो। अब उसे कैसे बताऊं कि यहाँ आकर उसने क्या खोया क्या पाया। आज सुबह जल्दी मीटिंग थी, सुबह जल्दी जाने के लिए कोमल को बोला था, लेकिन जब शरद सुबह तैयार हुआ तो पता लगा कोमल सोकर ही नहीं उठी है।
बिना नाश्ता किए, बिना टिफिन लिए वह ऑफिस पहुंच गया। आज बॉस ने उसे और उसके साथ काम करने वाले 3 लोगों को नए टारगेट समझा दिए। इंक्रीमेंट का लालच देकर पिछले 6 महीने से लगातार टारगेट बढ़ाता जा रहा था। आज के टारगेट पूरा करने के लिए शरद को संडे भी काम करना पड़ेगा। इतना बोझ उठाना उसके लिए असंभव था। मीटिंग के बाद वह बॉस के केबिन में गया। बॉस, आओ शरद, तुम बहुत काबिल हो, मुझे विश्वास है ये टारगेट तुम जरूर पूरा कर लोगे। शरद, सर ये रहा मेरा रिजाइन, मैं 1 महीने का नोटिस पीरियड पूरा करके चला जाऊंगा। बॉस, ये तुम क्या कह रहे हो? अपने करियर से खिलवाड़ कर रहे हो। तुम्हारे घर की EMI का क्या होगा? शरद, सारे क्लेश की जड़ वह हाई सोसाइटी का घर ही है जिसके कारण मेरी जिंदगी नर्क हो गई है। इसी EMI ने मुझे तुम्हारा गुलाम बना रखा था। मैं वह फ्लैट बेच रहा हूँ। इससे पहले कि बॉस ज्यादा सवाल जवाब करता, शरद तेजी से बाहर निकल आया। आज वह बहुत हल्का महसूस कर रहा था। उसने प्रॉपर्टी डीलर्स को फोन किया और फ्लैट को बेचने के लिए बोला। शाम को शरद घर आया तो कोमल ने कहा, कोमल, हम कल कहीं घूमने चलें क्या? तुम कल की छुट्टी ले लो। शरद, कोमल, अब बस 1 महीने की बात है, उसके बाद बस छुट्टी ही छुट्टी है। कोमल, क्या मतलब? शरद बोला, मैंने नौकरी छोड़ दी है, इस फ्लैट को बेच रहा हूँ। जो भी पैसा मिलेगा उससे लोन चुक जाएगा। हम वापस अपने घर जा रहे हैं। इस मर्डर सोसाइटी ने मेरा सुख चैन और जहाँ तक कि तुम्हें भी छीन लिया। अब तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं। अपने इंस्टीट्यूट में जरा देर होने पर तुम फोन पर फोन करती रहती थी कि जल्दी आ जाओ, मैं भी भूखी हूँ। यहाँ मैं नाश्ता करूँ या नहीं, टिफिन बने या नहीं, तुम्हें कोई परवाह नहीं है। 1 महीने जितने मजे करने हैं कर लो। मैंने पिताजी को फोन कर दिया है, हम वापस आ रहे हैं, वहीं इंस्टीट्यूट चलाएंगे। कोमल, ये तुमने क्या कर दिया? सब बर्बाद कर दिया। शरद, बर्बाद नहीं, ये सब कभी हमारा था ही नहीं। दूसरों की होड़ के चक्कर में अपना सुकून खो बैठे। एक बार सोच कर देखो, अगले 20 साल में मेरा क्या हाल होता? EMI वही रहती, मेरा काम करने की शक्ति घटती, खर्चे बढ़ते। एक दिन ऐसा होता कि शायद इस ऐसो आराम के चक्कर में मैं ही नहीं रहता। यह सुनकर कोमल के होश उड़ गए। इस तरह तो कभी उसने सोचा ही नहीं। कोमल, मुझे माफ कर दीजिए, दूसरों के चक्कर में मैं आप पर ध्यान देना ही भूल गई। आप सही कह रहे हैं, हम वापस अपने घर चलते हैं। 1 महीने बाद दोनों अपना सामान बांधकर अपने घर पहुंच जाते हैं। माता पिता बहुत खुश होते हैं। उसके बाद दोनों भाई मिलकर इंस्टीट्यूट चलाने लगते हैं। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं पंचतंत्र की कहानी, दुष्ट सर्प और कौवे। एक जंगल में एक पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर घोंसला बनाकर एक कौवा कौवी का जोड़ा रहता था। उसी पेड़ के खोखले तने में कहीं से आकर एक दुष्ट सर्प रहने लगा। हर वर्ष मौसम आने पर कौवी घोंसले में अंडे देती और दुष्ट सर्प मौका पाकर उनके घोंसले में जाकर अंडे खा जाता। एक बार जब कौवा व कौवी जल्दी भोजन पाकर शीघ्र ही लौट आए तो उन्होंने उस दुष्ट सर्प को अपने घोंसले में रखे अंडों पर झपटते देखा। अंडे खाकर सर्प चला गया। कौवे ने कौवी को ढांढस बंधाया, प्रिय हिम्मत रखो, अब हमें शत्रु का पता चल गया है, कुछ उपाय भी सोच लेंगे। कौवे ने काफी सोचा विचारा और पहले वाले घोंसले को छोड़कर उससे काफी ऊपर टहनी पर घोंसला बनाया और कौवी से कहा, यहाँ हमारे अंडे सुरक्षित रहेंगे। हमारा घोंसला पेड़ की चोटी के किनारे निकट है और ऊपर आसमान में चील मंडराती रहती हैं। चील सांप की बैरी हैं। दुष्ट सर्प यहाँ तक आने का साहस नहीं कर पाएगा। कौवे की बात मानकर कौवी ने नए घोंसले में अंडे दिए जिसमें अंडे सुरक्षित रहें और उनमें से बच्चे भी निकल आए। उधर सर्प उनका घोंसला खाली देखकर यह समझा कि उसके डर से कौवा कौवी शायद वहां से चले गए हैं, पर दुष्ट सर्प टोह लेता रहता था। उसने देखा कि कौवा कौवी उसी पेड़ से उड़ते हैं और लौटते भी वही हैं।
उसे यह समझते देर न लगी कि उन्होंने नया घोंसला उसी पेड़ पर ऊपर बना रखा है। एक दिन सर्प खो से निकला और उसने कौवों का नया घोंसला खोज लिया। घोंसले में कौवा दंपत के 3 नवजात शिशु थे। दुष्ट सर्प उन्हें एक एक करके गपागप निगल गया और अपने खोह में लौटकर डकार लेने लगा। कौवा व कौवी लौटे तो घोंसला खाली पाकर सन्न रह गए। घोंसले में हुई टूट फूट व नन्हे कौवों के कोमल पंख बिखरे देखकर वो सारा माजरा समझ गए। कौवे की छाती तो दुख से फटने लगी। कौवी बिलख उठी, तो क्या हर वर्ष मेरे बच्चे सांप का भोजन बनते रहेंगे? कौवा बोला, नहीं, यह माना कि हमारे सामने विकट समस्या है, पर यहाँ से भागना ही उसका हल नहीं है। विपत्ति के समय ही मित्र काम आते हैं। हमें लोमड़ी मित्र से सलाह लेनी चाहिए। दोनों तुरंत ही लोमड़ी के पास गए। लोमड़ी ने अपने मित्रों की दुख भरी कहानी सुनी। उसने कौवा तथा कौवी के आंसू पोंछे। लोमड़ी ने काफी सोचने के बाद कहा, मित्रों, तुम्हें वह पेड़ छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में एक तरकीब है जिससे उस दुष्ट सर्प से छुटकारा पाया जा सकता है। लोमड़ी ने अपने चतुर दिमाग में आई तरकीब बताई। लोमड़ी की तरकीब सुनकर कौवा कौवी खुशी से उछल पड़े। उन्होंने लोमड़ी को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट आए। अगले ही दिन योजना अमल में लानी थी। उसी वन में बहुत बड़ा सरोवर था। उसमें कमल और नरगिस के फूल खिले रहते थे। हर मंगलवार को उस प्रदेश की राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहां जल क्रीड़ा करने आती थी। उनके साथ अंगरक्षक तथा सैनिक भी आते थे। इस बार जब राजकुमारी आई और सरोवर में स्नान करने जल में उतरी तो योजना के अनुसार कौवा उड़ता हुआ वहां आया। उसने सरोवर तट पर राजकुमारी तथा उनकी सहेलियों द्वारा उतार कर रखे गए कपड़ों व आभूषणों पर नजर डाली। कपड़े के ऊपर राजकुमारी का प्रिय हीरे व मोतियों का विलक्षण हार रखा था। कौवी ने राजकुमारी तथा सहेलियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कांव कांव का शोर मचाया। जब सबकी नजर उसकी ओर घूमी तो कौवा राजकुमारी का हार चोंच में दबाकर ऊपर उड़ गया। सभी सहेलियां चीखी, देखो देखो, वह राजकुमारी का हार उड़ाकर ले जा रहा है। सैनिकों ने ऊपर देखा तो सचमुच एक कौवा हार लेकर धीरे धीरे उड़ता चला जा रहा था। सैनिक उसी दिशा में दौड़ने लगे। कौवा सैनिकों को अपने पीछे लगाकर धीरे धीरे उड़ता हुआ उसी पेड़ की ओर ले गया। जब सैनिक कुछ ही दूर रह गए तो कौवे ने राजकुमारी का हार इस प्रकार गिराया कि वह सांप वाले खोह के भीतर जा गिरा। सैनिक दौड़कर खोह के पास पहुंचे। उनके सरदार ने खोह के भीतर झांका। उसने वहां हार व उसके पास में ही एक काले सर्प को कुंडली मारे देखा। वह चिल्लाया, पीछे हटो, अंदर एक नाग है। सरदार ने खोह के भीतर भाला मारा। सर्प घायल हुआ और फुफकारता हुआ बाहर निकला। जैसे ही वह बाहर आया, सैनिकों ने भाले से उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। सांप मर गया। धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं स्पेनिश लोक कथा जादुई शीशा। एक बार ग्रेंडा के राजा ने सोचा कि वह शादी करेगा, तो सबसे पहले यह खबर उसके नाई को दी गई, उसके बाद उसके रात के पहरेदार को, और उसके बाद उस शहर की सब बूढ़ी स्त्रियों को दे दी गई। नाई ने यह खबर अपने सब जानने वालों को दी, जिन्होंने यह खबर अपने सब दोस्तों को दी। उस रात वाले पहरेदार ने ये खबर बहुत जोर से चिल्ला चिल्ला कर सब नौजवान लड़कियों को दे दी, जिससे वे खुशी के मारे सारी रात सो ना सकी। बड़ी बूढ़ी स्त्रियां नौजवान लड़कियों को हमेशा याद दिलाती रही कि राजा ने शादी करने का फैसला कर लिया है। बूढ़ी स्त्रियां नाई से पूछती, राजा अपनी पत्नी कैसे चुनेगा? तो नाई जवाब देता, राजा के लिए अच्छी पत्नी ढूंढने के लिए तो मुझे बहुत मुश्किल होगी। स्त्रियां आश्चर्य से कहती, क्या तुम राजा की पत्नी चुनोगे? मगर राजा की पत्नी ढूंढने में तुम क्या करोगे? इस पर नाई जवाब देता, मैं एक अकेला ही आदमी तो हूँ जो शाही चेहरे को छूता हूँ।
और इससे ज्यादा क्या, मेरे पास एक जादुई शीशा है। अगर किसी लड़की का बहुत सुंदर चेहरा है पर उसका चरित्र अच्छा नहीं है, तो उसके चरित्र के धब्बे उस शीशे की सतह पर धब्बे की शक्ल में दिखाई दे जाएंगे। इससे पता चल जाएगा कि वह लड़की कैसी है। सब स्त्रियों ने पूछा, लड़की चुनने की क्या कई शर्तों में से यह भी एक शर्त है? नाई बोला, कई नहीं, बस यही एक शर्त है। कोई भी लड़की जो 18 साल से ऊपर की हो वह राजा से शादी करने के लिए ठीक है, पर वे सब रानी बनने के लायक होनी चाहिए। हर लड़की मेरे साथ शीशा देखेगी और जिसके चेहरे के साथ कोई धब्बा दिखाई नहीं देगा वही राजा की रानी बनेगी। इस तरह जो भी ग्रेंडा की रानी बनेगी उस पर यह एक शर्त लगाई गई और सबको बताया गया। बड़ी अजीब सी बात की कोई भी लड़की नाई के पास उस शीशे में अपना चेहरा देखने के लिए नहीं आई। दिन और हफ्ते निकलते चले गए और राजा को अभी अपनी पत्नी को पाने का कहीं कुछ अता पता भी नहीं था। कुछ स्त्रियों ने कुछ लड़कियों को नाई के पास जाने के लिए कहा भी कि वे वहां जाकर उस शीशे में अपना चेहरा देखें, पर किसी की ऐसी कोई हिम्मत ही नहीं पड़ी। राजा बहुत सुंदर था, उसकी प्रजा भी उसको बहुत प्यार करती थी, इसलिए यह एक बड़े आश्चर्य की बात थी कि उसके दरबार में आने वाली कोई भी लड़की उसकी पत्नी बनना नहीं चाहती थी। बहुत सारी लड़कियों ने बहुत सारे बहाने बनाए, जैसे कि कुछ ने कहा कि उनकी शादी तो पहले पक्की हो चुकी है, कुछ ने कहा कि वे नाई के दुकान में जाना ही पसंद नहीं करती, कुछ ने अपने दोस्तों को कहा कि वे अकेले रहना ज्यादा पसंद करेंगी। हर सुबह राजा नाई से पूछता कि क्या कोई लड़की उसके शीशे में अपना चेहरा देखने के लिए आई, पर नाई का जवाब वही रहता कि बहुत सारी लड़कियां तो यही देखती रहती हैं कि दूसरे कितने लोग उसकी दुकान के अंदर आते हैं, पर वे खुद नहीं आती। राजा ने नाई से बोला, ओ ग्रेंडा, क्या इस देश में कोई ऐसी लड़की नहीं है जो राजा की पत्नी बन सके? मुझे मालूम है कि दूसरे देशों के राजाओं को शादी करने में कोई मुश्किल नहीं पड़ती, फिर मुझे इतनी मुश्किल क्यों पड़ रही है? नाई ने जवाब दिया, योर मजेस्टी, एक बात संभव हो सकती है। पहाड़ की तरफ एक भेड़ चराने वाली रहती है, वो इस शीशे में देखने का खतरा मोल ले सकती है, पर क्या आप उतनी नीची लड़की से शादी करेंगे? राजा बोला, ठीक है, उस भेड़ चराने वाली को आने दो और मेरे दरबार में उसको अपने शीशे में अपना चेहरा देखने दो। सो नाई उस भेड़ चराने वाली को लेकर दरबार में आया। सारे शहर में यह ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि आज दरबार में एक भेड़ चराने वाली का इम्तिहान लिया जाएगा। तुरंत ही शाही दरबार शानदार स्त्रियों से और राजा के परिवार के नाइट से भर गया। जब वह भेड़ चराने वाली लड़की दरबार में घुसी तो वह अपने आप को इतने सारे अमीरों से घिरी हुई देखकर बहुत शर्मा रही थी। राजा ने उसका बड़े प्यार से स्वागत किया और उससे कहा कि अगर उसको राजा से शादी करनी है तो उसको एक जादुई शीशे में देखना पड़ेगा। अगर उसने कभी भी कोई भी बुरा काम किया होगा तो यह शीशा उतने ही धब्बे अपने ऊपर दिखा देगा। भेड़ चराने वाली लड़की ने कहा, गलतियां हर एक से होती हैं राजा साहब, और मैं कोई अलग नहीं हूँ। मैंने अपनी भेड़ों के झुंड के साथ कुछ गलतियां की हैं, पर मैं यह सोचती हूँ कि उन्हें मेरी वे गलतियां माफ कर देनी चाहिए, क्योंकि वे रोज मुझे अपनी देखभाल करने देती हैं। क्योंकि अगर इनको कोई खतरा महसूस होता भी है तो भी ये अपनी सुरक्षा के लिए मेरे ही पास दौड़ कर आती हैं। मैं अपनी भेड़ों से बहुत प्यार करती हूँ और उनके लिए हमेशा सबसे अच्छा करने को तैयार रहती हूँ। सच तो यह है कि मेरी रानी बनने की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी मुझे उस शीशे में देखने में कोई डर नहीं है। कहकर वह शीशे की तरफ बढ़ी और उसने उसमें देखा। शायद अपनी शक्ल देखकर वह शर्मा गई। दरबार की दूसरी स्त्रियां उसके चारों तरफ घिर आईं। उन्होंने देखा कि शीशे ने तो कोई धब्बा नहीं दिखाया, तो उन्होंने उससे वह शीशा छीन लिया
और एक दूसरे को उनको अपना चेहरा देखने के लिए देने लगी। वे उस शीशे से अपना चेहरा देखती जाती थी और कहती जाती थी, अरे देखो तो, जब हम लोग भी इस शीशे में अपना चेहरा देख रही हैं तो इस शीशे पर भी कोई धब्बा नहीं है। लगता है यह कोई जादू का शीशा नहीं बल्कि ऐसे ही सादा शीशा है, या तो हमारे साथ चाल खेली गई है। राजा बोला, ओ स्त्रियों, तुम सब लोग ठीक कहती हो, इस शीशे में कोई जादू नहीं है, पर अगर तुम लोगों में अपने चरित्र में उतना ही विश्वास होता जितना इस भेड़ चराने वाली लड़की को है, जो अब मेरी रानी बनने जा रही है, तो तुम लोगों ने शीशे में देखने से कभी मना नहीं किया होता। अब मुझे मालूम हुआ कि मेरी पत्नी तुम सब लड़कियों में सबसे अच्छी है। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं भीष्म साहनी जी की लिखी कहानी बोलता लिहाफ। गहरी रात गए एक सौदागर घोड़ा गाड़ी पर बैठकर एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव पर जा रहा था। बला की सर्दी पड़ रही थी और वह ठिठुर रहा था। कुछ समय बाद एक सराय के बाहर घोड़ा गाड़ी रुकी। ठंड इतनी ज्यादा थी कि मुसाफिर ने उसी पड़ाव पर रात काटने का फैसला किया, पर सराय के अंदर जाने पर पता चला कि सराय के सभी कमरे खचाखच भरे हैं और सराय का मालिक उसे कहीं पर भी ठहराने की स्थिति में नहीं है। पर अब यात्री जाए तो जाए कहाँ? तभी सराय के मालिक ने सुझाव दिया, हाँ, ऊपर वाली छत पर जहाँ सराय का सामान पड़ा रहता है वहाँ मैं तुम्हारे लिए रात काटने का बंदोबस्त कर सकता हूँ। और वह उसे ऊपर वाली छत पर एक छोटे से कमरे में ले गया। बिछौने के लिए और तो कुछ नहीं था, एक फटा पुराना लिहाफ पड़ा था। वही देते हुए बोला, आज रात इसी में काट लो, कल कोई बेहतर इंतजाम कर दूंगा। थका मांदा सौदागर वहीं पसर गया। वह कुछ ही देर तक सो पाया होगा कि उसकी नींद टूट गई और उसे लगा जैसे कमरे में कोई बातें कर रहा है। आवाजें बच्चों की थी। एक बच्चा दूसरे से कह रहा था, भैया क्या आपको बहुत ठंड लग रही है? कुछ देर बाद उसके उत्तर में दूसरा बच्चा कहता, क्या तुम्हें भी बहुत ठंड लग रही है? अजीब चौंकाने वाला अनुभव था। पहले तो सौदागर ने सोचा बाहर कहीं से आवाज आई होगी और फिर से अपने को ढांपकर सोने की चेष्टा करने लगा, पर कुछ ही देर बाद फिर से वही दो बच्चों की आवाज सुनाई पड़ने लगी, भैया क्या आपको बहुत ठंड लग रही है? और तुम्हें भी बहुत ठंड लग रही है? 2-3 बार जब ऐसा अनुभव हुआ तो सौदागर उठ बैठा और ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगा। आवाजें उसी के लिहाफ में से आ रही थी जो वह ओढ़े हुए था। उसके बाद वह मुसाफिर सो नहीं पाया। जब नींद गहराने लगती तो बच्चों की आवाजें जगा देती। वह परेशान हो उठा, पर करे तो क्या करे? सौदागर को इस बात का भी डर लगने लगा था कि सराय के मालिक ने कोई जादुई ओढ़नी उसे जानबूझकर ना दे दी हो। उसने रात बड़ी परेशानी से काटी। दूसरे दिन प्रातः वह बौखलाया हुआ सराय के मालिक के पास गया। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। ऐसा लिहाफ मुझे दिया कि मैं रात भर सो नहीं पाया, रात भर जागता रहा। और उसने अपना अनुभव कह सुनाया। उसकी कैफियत सुनकर खुद सराय का मालिक हैरान रह गया। उसे भी मालूम नहीं था कि लिहाफ में से आवाजें आती हैं। उसने वह लिहाफ एक कबाड़ी की दुकान पर से खरीदकर यहाँ पटक दिया था। उस रोज बहुत बोलने झगड़ने के बाद सौदागर ने तो अपनी राह ली और अगले पड़ाव की ओर निकल गया। पर सराय के मालिक ने यह जानने के लिए कि बोलता लिहाफ उसके पास कैसे पहुंच गया, वह उसी दोपहर लिहाफ उठाए उस कबाड़ी की दुकान पर जा पहुंचा। यह कैसा लिहाफ तुमने मेरे मत्थे मढ़ दिया? इसे ओढ़कर तो कोई सो ही नहीं सकता। इसमें से आवाजें आती हैं। कबाड़ी लिहाफ का भेद जानता था। हाँ, मैं जानता हूँ आवाजें आती थी, पर मैंने सोचा तुम अपनी सराय में ले जाओगे तो आवाजें आनी बंद हो जाएंगी। फिर कबाड़ी बोला, यह लिहाफ 2 छोटे छोटे बच्चों का था। इनमें वे सिकुड़े एक दूसरे से चिपटे पड़े रहते थे। दोनों एक टूटी फूटी कोठरी में रहते थे। उनके माँ बाप उन्हें छोड़कर कहीं चले गए थे।
फिर लौट कर नहीं आए। दोनों बच्चे जैसे तैसे अपने दिन बिता रहे थे कि एक दिन कोठरी का मालिक पहुंच गया। वह डराने धमकाने और कोठरी का किराया तलब करने लगा और फिर लिया बगल में दबा लिया और दोनों बच्चों को कोठरी से धकेल कर बाहर निकाल दिया। बच्चों से उसका एकमात्र सहारा लियाब तो छिन गया, पर उनकी आवाजें लियाब को छोड़कर नहीं जा पाई। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भीष्म साहनी जी की लिखी कहानी बोलता लियाब।